Hello, dear students. Once again, we back with our third and final installment of our chapter number 1, that is nothing but your market structure and perfect competition monopoly. इसके पहले दो लेक्चर्स में हमने कवर किए परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली. अब हम जो है फाइनल इंस्टॉलमेंट, दैट मीन्स आज जो है ये चैप्टर हम कवर करेंगे. विल गोइंग टू एंड दिस चैप्टर. सो पे अटेंशन एंड लिसन वेरी केयरफुली वंस अगेन विद द इकोनॉमिक्स. We're going to start with the third lecture of our journey. So market structure, then there are the various other things which we completed. अब तक हमने complete किया हुआ है. आज हम चालू करेंगे उनके डिस्टिंग्विश से. 4 टाइप्स के मार्केट अभी तक हमने कवर किए हैं. आपको भी पता है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, एंड देयर आर द मेनी मोर थिंग्स. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे ध्यान देना जरा. बेसिक डिफरेंसेस है जो हमने कवर की है, वो चीज़ें बार बार रिपीट होंगी. एंड विल गोइंग टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू सम एक्स्ट्रा थिंग्स. सो विल गोइंग टू स्टार्ट विद द परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन जैसा कि हमने पता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है. फ्री एंट्री एंड एग्जिट के साथ क्या होता है? होमोजिनिटी है. होमोजिनिटी के बाद देर आर द सिंगल प्राइस, इंडिविजुअल सेलर, इंडिविजुअल बायर्स कुछ नहीं कर सकते. हमको क्या करना है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है. तो ये डिस्टिंग्विशेस ये हम यहाँ पे कवर करेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक में टेबल नंबर 1.1 के नाम से है. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन से. परफेक्ट कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ तो परफेक्ट कंपटीशन का बेस्ट एग्जांपल, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये है हमारा एग्रीकल्चर कमोडिटी. बच्चों, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो हैं आप परफेक्ट कंपटीशन का बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं. वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट, वो सब ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है. नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है आपका सेलर्स. जब नंबर ऑफ सेलर्स की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में ज़्यादा है. देर आर द लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन केस ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन. नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज और आइडेंटिकल. अगर मैं सिंपल इन ओन लैंग्वेज और इन द very simple language if I say same size, color, shape, etc. and etc. तो यहाँ पे जो है identical means there should be uniformity. और यही जो है आर्टिकल यूनिफॉर्म होता है, सेम होता है. हर एक प्रोडक्ट, हर एक यूनिट जो होता है सेम होता है, हर एक केजी सेम होगा. तो ये जो है हमारा यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी स्टार्ट होता है. इसके अलावा अगर बात की जाए, एज आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पे क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी होती है, सेम प्रोडक्ट होंगे हमारे, स्टैंडर्डाइज्ड होंगे. पावर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करें जो मार्केट कंट्रोल करता है, यहाँ पे इंडिविजुअल सेलर या इंडिविजुअल बायर मार्केट कंट्रोल नहीं कर पाएगा. इंडिविजुअली आप कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आप एक साथ में नहीं आते हैं. सब सेलर, जितने भी सेलर्स हैं मार्केट में, सबको एक साथ में आना होगा, तब जाके वो क्या कर सकते हैं? पूरा मार्केट कंट्रोल कर सकते हैं, प्राइसेस डिसाइड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. बैरियर्स टू एंट्री की बात करें तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आप भी जाके वहाँ पे क्या कर सकते हो? अपना मार्केट लगाओ. आप भी जाके अपने गुड्स एंड सर्विसेज का सेल करो, कोई मनाही नहीं है. बैरियर्स टू एंट्री नहीं है. जाओ, एंटर करो मार्केट में, अपना स्टॉल ओपन करो, अपना शॉप ओपन करो, अपना बिजनेस करना चालू कर दो, कोई मनाही नहीं है. इसके बाद अगर नॉन प्राइस कंपटीशन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन नहीं है. क्लास यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझने की बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, बोल सकते हो. एक होता है प्राइस कंपटीशन और एक होता है नॉन प्राइस कंपटीशन. प्राइस कंपटीशन में हम प्राइस को लेकर कॉम्पीट करते हैं. वी आर कॉम्पिटिंग इन टर्म्स ऑफ अ प्राइस विद द प्राइस विद योर कंज्यूमर, विद द कॉम्पिटिटर्स. जितने भी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं सबके साथ हम कॉम्पिटिशन करेंगे, लेकिन हमारा बेस क्या होगा? हमारा बेस होगा प्राइस. प्राइस जो है हम 10 रुपया चार्ज कर रहे हैं, सामने वाला 8 रुपया चार्ज कर रहा है, तो कस्टमर्स कहाँ परचेस करेंगे? सामने वाले के पास. दैट मीन्स वॉट? यहाँ पे कंपटीशन चालू है प्रोडक्ट के प्राइस से रिलेटेड. तुमने भी 8 रुपया किया, चलो मैं भी अपना प्राइस 10 से 8 कर लूँगा. फिर सामने वाला 8 से 7 कर लेगा, 6 कर लेगा, तो मैं भी अपने प्राइजेस को क्या करूँगा? गिराते रहूँगा, रिड्यूस करूँगा. आई गोइंग टू डिक्रीज माई प्राइजेस. वो हो गया प्राइस कॉम्पिटिशन, प्राइस वॉर. और नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन मीन्स वॉट? प्राइस का कोई लेना देना नहीं है. प्राइस मेरे गुड्स का भी 10 रुपया है, सामने वाले कॉम्पिटिटर का प्राइस भी क्या है? 10 रुपया है. लेकिन देर आर द मैनी अदर फैक्टर्स. जो अदर फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं जिसको हम इकोनॉमिक्स में अदर फैक्टर्स बोलते हैं. तो आपसे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये जो इकोनॉमिक्स की आदत डाल लीजिए. अदर फैक्टर्स बहुत बार सुनने आपको मिलेगा.
सो जो अदर फैक्टर्स होते हैं, ये अदर फैक्टर्स जो हैं उनको बेसिस बना के अगर हम कंपटीशन करते हैं तो उसे बोला जाता है नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन में शॉर्ट आप क्वालिटी की बात कर सकते हैं, आप क्वांटिटी की बात कर सकते हैं, आप एडवर्टीजमेंट को लेकर कंपटीशन कर सकते हैं, आप अदर आर्टिकल्स, कोई पेटेंट है, कोई इंग्रेडिएंट्स है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको बेस बना के आप फाइट कर सकते हैं सामने वाले के साथ कि हमारा क्वांटिटी अच्छा है, हमारा क्वालिटी अच्छा है, हम ज़्यादा क्वांटिटी देते हैं, हम ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं, हमारे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट है। वो सब जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो होता है तुम्हारा नॉन प्राइस कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होता है कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है, नन होता है। अब नॉन प्राइस कंपटीशन यहाँ पे नन क्यों होता है? नॉन प्राइस कंपटीशन नन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट दूसरे कॉम्पिटिटर से सेम होता है। इट इज़ नॉट अ डिफरेंट नहीं होता है, सेम होता है। मेरा प्रोडक्ट और सामने वाले का प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे, सेम होंगे, सेम साइज, सेम कलर, सेम शेप, सेम कॉस्मेटिक, सेम मेटल, सेम इक्विपमेंट, सेम इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल द थिंग्स विल बी द सेम। कुछ चेंज नहीं होने वाला है, सबका सब क्या होगा, सेम होगा। तुम्हारे पास भी वही वेजिटेबल्स है, मेरे पास भी वही वेजिटेबल्स है, लेकिन ये ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं हमारे पास अच्छे वेजिटेबल्स है, हमारे पास तुमसे अच्छे वेजिटेबल्स है, नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली परफेक्ट कंपटीशन के केस में होमोजीनिटी होती है, जिसके वजह से नॉन प्राइस कंपटीशन तुम नहीं कर सकते। हाँ, प्राइस को लेके भी कंपटीशन तुम नहीं कर सकते क्योंकि 10 का 10 ही रहने वाला है, उस पर तुम्हारे ऊपर तुम कितना बेच सकते हो। परफेक्ट कंपटीशन वो चीज़ है। मोनोपोली ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं करूँगा। पब्लिक यूटिलिटी के एग्जांपल ले सकते हो। पब्लिक यूटिलिटी मीन्स व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे और बीएमसी का वाटर सप्लाई। सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे और बीएमसी का वाटर सप्लाई, ये क्या है, ये तुम्हारा बेस्ट एग्जांपल है पब्लिक यूटिलिटी का, मोनोपोली। यू आर अवेयर ऑफ दैट। कितने सेलर होते हैं मोनोपोली में? ओनली वन सेलर। अब प्रोडक्ट की नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे एक यूनिक प्रोडक्ट होता है। इंडिविजुअल एक ही कंपनी प्रोड्यूस कर रही है तो अलग अलग गुड्स सर्विसेज हम प्रोड्यूस नहीं करेंगी, वो कंपनी जो है एक ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी। अगर मैं कोई सेल फोन मैन्युफैक्चर करता हूँ, सपोज मैं एप्पल कंपनी का सीईओ हूँ और मैं एप्पल कंपनी का कोई एम्प्लॉई हूँ, मेरे अंडर में क्या काम है, मेरा काम है कि जो एप्पल के सेल फोन्स है उनका प्रोडक्शन करवाना। तो वहाँ पे जितने भी एप्पल के सेल फोन का प्रोडक्शन होगा सब क्या होंगे, एक यूनिक प्रोडक्ट होंगे। यूनिक मीन्स व्हाट, एक इट इज़ होमोजीनियस इन नेचर, इट विल बी द सेम। तुम्हारा आईफोन 11 मेरा आईफोन 11, इट विल नॉट बी द डिफरेंट, इट देयर विल बी द यूनिक प्रोडक्ट। हाँ, थोड़े कलर चेंज हो सकते हैं और थोड़े रैम और वैसे आर्टिकल्स चेंज हो सकते हैं, दैट विल बी द डिफरेंट थिंग। बट यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सेंट्रल रेलवे और बीएमसी। जो तुम्हारे घर में पानी आता है बीएमसी का, वही हमारे घर में भी आता है। सो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इट, दैट इज नथिंग बट योर मोनोपोली ओनली। Then if you're going to talk about the power of influence, मार्केट पे कंट्रोल इनका होता है, बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज़्यादा होता है, ये किसी को अलाउ नहीं करते हैं कि तुम हमारे मार्केट में एंटर करो। तो यहाँ पे वेरी हाई क्या होता है तुम्हारा बैरियर्स टू एंट्री, एंड एडवर्टीजमेंट भी कर किया जाता है। मेटा, दैट इज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जिसका एडवर्टीजमेंट आता है वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होता है। जब भी फेसबुक, व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम जो हमारे सोशल मीडिया है, इनमें कोई भी अपडेट होता है तो इनके एडवर्टीजमेंट जो है सोशल मीडिया एज वेल एज टीवी पे आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कोई न्यू सर्विसेज लॉन्च की है, कुछ नए अपडेट के साथ आए हैं, कोई नया इन्होंने फैसिलिटी इन्वॉल्व की है, कोई ऐसी नई फीचर्स के साथ आए हैं कि जो हमको अभी तक पता नहीं था, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। सो वो चीज़ें यहाँ पे हमने डालनी है। सो दैट इज़ नथिंग बट योर एडवर्टीजमेंट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, इट इज़ इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट। देन ओलिगोपोली, फ्यू सेलर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री, सेलफोन इंडस्ट्री, ये सब क्या हो गए, फ्यू सेलर्स होते हैं। These are the example of few sellers, only few sellers are there. Standardized or differentiation, now या तो तुम्हारा यूनिक प्रोडक्ट हो सकता है या तो फिर डिफरेंशिएटेड हो सकता है, मैं गारंटी नहीं दे सकता। यूनिक प्रोडक्ट भी तुम बेच सकते हो और स्टैंडर्डाइज भी बेच सकते हो। हमारा और तुम्हारा प्रोडक्ट सेम भी हो सकता है, हमारा और तुम्हारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। और पावर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करें तो इंडिविजुअली हमारे पास पावर क्या होता है, बहुत कम होता है, जब तक सब लोग मिल के साथ में नहीं आ जाते। collectively if they will going to prepare the cartel, if they'll come up with the cartel, that will be what your, that will be, वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा पावर और कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअली पावर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, थोड़ा होता है।
एंट्री तुम ले नहीं सकते, बैरियर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चार जितने भी कॉम्पिटिटर्स होंगे ओलिगोपोली मार्केट में, जितने भी सेलर्स होंगे वो न्यू सेलर्स को एंटर करने नहीं देंगे। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल है और एडवर्टीजमेंट पॉसिबल है। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन्स की बात की जाए यहाँ पे, तो मोनोपोली के केस में तुम एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, वहाँ पे कोई कंपटीशन है ही नहीं तुमको। लेकिन ओलिगोपोली के केस में तुम्हारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और एडवर्टीजमेंट, ये दोनों जो है ये ऐसे वेरिएबल्स है, ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे तुम सामने वाले से कंपटीशन कर सकते हो। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सामने वाले पर्सन से कैसे कॉम्पिटिट कर सकते हो। सपोज यू कैन टेक द एग्जाम्पल ले लो, शाओमी, ओप्पो, वीवो, सेलफोन की दुनिया है। ओप्पो, वीवो, शाओमी, वन प्लस, इनके बीच में क्या होता है, आए दिन कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने प्रोडक्ट्स को लेके हमने ये फीचर ऐड किया है, हमने रैम ज़्यादा दिया है, हमने कैमरा ज़्यादा दिया है, हमारा कैमरे का जो है तुम्हारा मेगापिक्सल 128 है, 160 है और 64 है, 48 है। सो ये दिस आर द सर्टन एरियाज़ जहाँ पे वो क्या करते हैं, आपस में कंपटीशन करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को बेस बना के। तो वो बेस इज़ नथिंग बट योर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग द एडवर्टीजमेंट। ना लास्ट वन इज़ योर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तुमको गारमेंट्स में देखने मिलेगा, तुमको एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में देखने मिलेगा, जहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, प्रोड्यूसर्स तो बहुत होते हैं, और नेचर ऑफ द प्रोडक्ट दे आर सेलिंग द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। पार्ले के बिस्किट और सनफिस्ट के बिस्किट दोनों एक नहीं होंगे। पार्ले के बिस्किट्स अलग होते हैं, सनफिस्ट के बिस्किट अलग होते हैं। देन देर आर द मैनी अदर स्मॉल कंपनीज हु आर मैन्युफैक्चरिंग द बिस्किट्स, सो उनके अलग होते हैं। देन पावर टू इन्फ्लुएंस, थोड़े पावर होते हैं, ज़्यादा पावर इनके पास नहीं होते। बैरियर्स टू एंट्री बहुत कम होता है, तुम यहाँ पे एंटर कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो और मार्केट में सेल करो। द बेस्ट एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट, बिस्लेरी का एग्जांपल ले लो। बिस्लेरी का एग्जांपल यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अभी ये फ़िलहाल के लिए यहाँ पे फिट बैठेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ है जो क्या करते हैं, मिनरल वाटर मैन्युफैक्चर करते हैं। सामने जाओ मिनरल वाटर परचेस करने के लिए, आप अगर बिस्लेरी का डिमांड करोगे तो दैट पर्सन विल नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू द बिस्लेरी, ही विल गोइंग टू प्रोवाइड यू समथिंग एल्स, कुछ और दे देगा। बस नाम क्या होगा, बिस्लेरी। बिस्लेरी तुमने बोला, किसी और लोकल कंपनी का मिनरल वाटर उठाकर तुमको दे दिया जाएगा। दैट इज़ द सिचुएशन इज। सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज़ देयर एंड बैरियर्स टू एंट्री इज़ लो। तो जितने भी हैं, कोई भी आके मिनरल वाटर क्या कर सकता है, मिनरल वाटर प्रोड्यूस कर सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है, और एक बिस्लेरी के नाम से क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। तो ये जो प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत सारी कंपनियां ऐसे परफॉर्म करना चालू की थी, जिसके वजह से क्या हुआ, बिस्लेरी एक एडवर्टीजमेंट के साथ आया। हर एक ड्रिंकिंग वाटर, हर एक मिनरल वाटर की बॉटल बिस्लेरी नहीं होती, तो वो थोड़ा एक एडवर्टीजमेंट आया था बिस्लेरी की तरफ से। दैट मीन्स व्हाट, ऑल दिस मिनरल वाटर बॉटल्स आर नॉट अ बिस्लेरी प्रोडक्ट। अगर कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे तुम सामने वाले से कंपटीशन कर सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारा एडवर्टीजमेंट अच्छा है, लाइक दैट। सो ऐसे हमने ख़त्म किया क्या, तुम्हारा टेबल 1.1 मार्केट स्ट्रक्चर और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। एक्सट्रीम केसेस की बात करें यहाँ पे, तो परफेक्ट कंपटीशन के कुछ एक्सट्रीम केसेस होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन के कुछ केसेस दिए गए हैं जो यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। सो विल गोइंग टू सी दैट, पे अटेंशन ऑल ऑफ यू, ज़रा ध्यान देना यहाँ पे। टेबल 1.1 हमने कवर कर लिया है, एंड द नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर टू एक्सट्रीम केसेस। Now, which are those two extreme cases? The first one is your perfect competition and second one is your monopoly. दो एक्सट्रीम केसेस यहाँ पे दिए गए हैं, perfect competition and monopoly के, ज़रा ध्यान देना। Quickly we will going to cover up. जब बात करें हम perfect competition की, तो मैं थोड़ा स्लो चलूँगा। अगर तुमको लगता है कि मैं बच्चों, if you feel कि I am taking the some time or like that, so you can watch the video on the by increasing your play speed from normal to 1.25 or like that if you want. So perfect competition की बात करें यहाँ पे, तो बार बार बताने की ज़रूरत कुछ नहीं है तुमको, you are aware of that what exactly the perfect competition is.
Perfect competition based on its assumption is an ideal market form where for a given commodity same price prevails throughout the market. Perfect competition एक market है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे एक ideal market है जहाँ पे क्या होता है where the given commodity एक given commodity same price पे market में क्या होता है sell होता है. एन इंडिविजुअल सेलर इज़ अ प्राइस टेकर, बार बार बता चुका हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कॉन्सेप्ट है कि प्राइस टेकर होता है. इट मे कम इन द ऑब्जेक्टिव्स इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो. प्राइस इज डिसाइडेड इन द मार्केट बाय द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. नाउ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इकोनॉमिक्स में पहले भी तुमने पढ़ा होगा. एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है टोटल डिमांड. एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है टोटल. अगर किसी कंट्री में 100 लोग रहते हैं और 100 के 100 कोई क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल एक कंट्री है कोई छोटी सी और उसमें कितने लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं, और 100 के 100 लोग क्या कर रहे हैं, एक बिस्किट के पैकेट का डिमांड कर रहे हैं, एक बिस्किट के पैकेट का डिमांड कर रहे हैं. तो अगर हर एक आदमी एक एक बिस्किट पैकेट का डिमांड करेगा तो टोटल डिमांड हमारा कितना हो जाएगा, 100 बिस्किट का. यस और नो, टोटल डिमांड कितना हो जाएगा, 100 बिस्किट का. तो 100 क्या हो गया हमारा टोटल डिमांड, वो केस वो एग्जाम्पल के अंदर. सो एग्रीगेट डिमांड इज़ नथिंग बट द डिमांड जो हर एक आदमी जो डिमांड करता है, हर एक आदमी के डिमांड को अगर हम एक्यूमुलेट करके टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एग्रीगेट डिमांड. सो एग्रीगेट डिमांड लाइकवाइज होता है तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई. नाउ कितने सेलर्स होंगे इंडिया में, आपको अंदाजा है, क्या आपको अंदाजा है कितने सेलर्स हैं इंडिया? हम लोग यहाँ पे हैं महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र के जैसे बहुत सारे स्टेट हैं और बहुत सारे स्टेट्स को मिला के क्या बनता है, इंडिया बनता है. और यहाँ पे कितने सेलर्स हैं, कहाँ पे कितने सेलर्स हैं, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है. तो जितने भी सेलर्स होंगे वो अगर अपने अपने आउटपुट मार्केट में बेचना चालू करें और सबके आउटपुट का हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, तो हमें मिलेगा टोटल सप्लाई. टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में क्या हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं. बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं. जब एक साथ में हम लोग उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब हमें मिलेगा क्या, एग्रीगेट सप्लाई. जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितने भी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके क्वांटिटीज़ के मार्केट वैल्यू लेके आओ और उसको क्या कर दो, उसको ऐड कर दो साथ में, एग्रीगेट सप्लाई हो गया. तो ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ऐसे वर्क करता है. द फर्म इज इन लॉन्ग रन प्रोड्यूस ऑप्टिमम आउटपुट एंड अर्न्स ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट. बहुत ही इंपॉर्टेंट, फर्म्स इन द लॉन्ग रन. क्लास एक होता है लॉन्ग रन और एक होता है शॉर्ट रन. जरा ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, ये सब जो है कॉन्सेप्ट्स बार बार आने वाले हैं यहाँ पे. शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दो कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट रन की बात की जाए तो शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिसके अंदर हम कोई भी एक्टिविटी ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते. ये हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट. अगर तुम्हारा पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो शॉर्ट टर्म तुम्हारा होगा ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का या फिर 3 या 4 दिन का. ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होता है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के केस में इट मे बी 1 ईयर और 2 ईयर और 3 ईयर, इट विल बी द शॉर्ट टर्म और शॉर्ट रन. लॉन्ग रन की बात की जाए जब यहाँ पे, व्हेन वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉन्ग रन ओवर हियर. लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसका कोई मैच्योरिटी नहीं होता है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा. 5 साल, 10 साल, 15, 50, 100, 200, कितने भी साल बोल सकते हो आप. ये होता है लॉन्ग टर्म का पीरियड, लॉन्ग रन का पीरियड. आने वाले 10-15 साल बाद, आने वाले 50 साल बाद, आने वाले 20 साल बाद, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं. आने वाले महीने में, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले 2-3 सालों के अंदर, जब ये वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं तो वो हमारा हो जाता है शॉर्ट रन. कि इन अपकमिंग 2-3 months, if upcoming 1 year, in upcoming 2 years, what we will going to do with that particular factor, with that particular production activity and which methods of production. So ये सब क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं शॉर्ट रन से रिलेटेड है. आने वाले 5 साल में क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, आने वाले 10 साल में क्या कर सकते हैं, दैट इज़ द लॉन्ग टर्म परसेप्शन.
सो शॉर्ट टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। तो लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन दो कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो क्या बोला जा रहा है, फर्म्स इन द लॉन्ग रन प्रोड्यूसेस द ऑप्टिमम आउटपुट। ऑप्टिमम मीन्स व्हाट, कम से कम रॉ मटेरियल परचेज यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, हमको आउटपुट प्रोड्यूस करना है। कम से कम रॉ मटेरियल यूज़ करके कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, विदाउट वेस्टिंग एनी एक्स्ट्रा रिसोर्स। कोई मटेरियल, कोई एक्स्ट्रा लेबर, कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, कोई एक्स्ट्रा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेस्ट हमको करना नहीं है। विदाउट वेस्टिंग हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। दैट इज़ ऑप्टिमम वन। ऑप्टिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना है कौन, फर्म लॉन्ग रन में प्रोड्यूस करती है ऑप्टिमम आउटपुट एंड अर्न्स ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का एक सिचुएशन है जो डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। दैट इज समथिंग बट योर सेकंड वन, कंज्यूमर पेज द मिनिमम पॉसिबल प्राइस, गेन्स मैक्सिमम पॉसिबल कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर गेन्स द मैक्सिमम पॉसिबल कंज्यूमर सरप्लस। यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर बहुत कम प्राइस पे करता है परफेक्ट कंपटीशन में और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस का एंजॉय करता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में नाम ही है कंपटीशन का। कंपटीशन जहाँ पे होगा वहाँ पे प्राइजेस क्या होंगे, कम होंगे। कम प्राइजेस का ज़्यादा एडवांटेज कौन उठा सकता है, कंज्यूमर ओनली। कंज्यूमर अगर उसका एडवांटेज उठाता है तो उसका सरप्लस क्या होगा, सरप्लस इंक्रीज होगा। तो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, कंज्यूमर ज़्यादा खर्चा करेगा, कंज्यूमर का सरप्लस इंक्रीज होगा। तो वो मैक्सिमम पॉसिबल कंज्यूमर सरप्लस कब होगा, जब फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। एंड PAR, MAC, NMC ये सब क्या है, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे इन डिटेल। सो बेसिकली these are the certain aspect. Relax all the assumptions and we land in a real world market situation where we would not find any such a market, and if it all the way succeed, it is somewhat near approximations like agriculture commodity market, जिसका example already मैंने दिया हुआ है, rice and wheat or the market for the corporate stock and shares। ये examples हैं perfect competition के, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल पर्सन, हर एक इंडिविजुअल सेलर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, बहुत रीजनेबल प्रॉफिट कमाता है, ना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, ना ही बहुत कम प्रॉफिट कमाता है। जितने में वो सर्वाइव कर सकता है उतना ही प्रॉफिट वो क्या करता है, कमाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, बिकॉज ऑफ द मैनी फैक्टर्स जो ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं। तो वो सिचुएशन को बोला जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक्स बीइंग अ सोशल साइंस डील्स विद द मैनी वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो हम लोग देखने वाले, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सी चीज़ों को क्या करती है, अफेक्ट करती है, ऑफ विच मोस्ट ऑफ देम आर नॉट क्वान्टिफाइबल। क्वान्टिफाइबल मीन्स व्हाट, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसको हम नंबर्स में इंडिकेट नहीं कर सकते, जिसको हम नंबर्स में इंडिकेट ही नहीं कर सकते, जिसको हम किसी नंबर में तुम क्या कर सकते हो, क्वांटिटी में क्वांटिफाइबल नहीं है। क्वांटिटी में तुम देख ही नहीं सकते हो कि ये 1 किलो है, कि 1 यूनिट है, कि 2 यूनिट है। नंबर्स का यूज़ करके वो चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते। दैट इज़ क्वांटिफाइबल, नॉट क्वांटिफाइबल। इट बिल्ड्स द मॉडल्स ऑन द assumptions which are not realistic and the conclusion arrives on the such models are however applied to the real world situation by relaxing the many of the assumptions। यहाँ पे होता क्या है इकोनॉमिक्स में जो भी हमारे प्रीवियस हिस्ट्री में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं उसको बेस लेके हम क्या करते हैं, एक थ्योरी बनाते हैं। और वो थ्योरी सम टाइम इट इज़ नॉट क्वान्टिफाइबल, इट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर एंड वी आर टेकिंग द सम अजम्पशंस। और वो अजम्पशंस और वो थ्योरी हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं। जब भी हम वो चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो ऐसे कुछ अजम्पशंस होते हैं, उनको क्या कर देते हैं हम लोग, वी आर पुटिंग ऑन द बाय रिलैक्सिंग द मैनी ऑफ द अजम्पशंस। वो अजम्पशंस को क्या करते हैं, वहाँ पे होल्ड कर देते हैं और उसको अज्यूम करके वो पर्टिकुलर थियरी हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, जो एक्सट्रीम केसेस में देखने वाले हैं। द थियरी ऑफ डिमांड, सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशंस आर द एग्जांपल ऑफ दिस इफेक्ट। नाउ थियरी ऑफ डिमांड में देखो, थियरी ऑफ सप्लाई में देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ अजम्पशंस होते हैं हमने पढ़े हुए हैं और जिसका यूज़ करके हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ अजम्पशंस हम लोग अप्लाई करते हैं, कुछ अजम्पशंस हम लोग स्टे पे, होल्ड पे डाल देते हैं। वी आर नॉट अज्यूमिंग इट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू गोइंग टू सी दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब बात की जाती है इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट मॉडल
many conclusions arrived at and have practical applicability. The business firm, irrespective of the market firm they operates in, applies certain principles arrived at a perfect competition. Perfect competition के केस में होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली. मैंने भी आपको एग्जांपल दिया परफेक्ट कंपटीशन. जैसे आपने अभी तक आपने पढ़ा होगा 12वीं 11वीं देन FY BCom सेमेस्टर 1. परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम जब ने परफेक्ट कंपटीशन के कुछ फीचर्स हमने यहाँ वहाँ ऑब्जर्व किए, हमने यहाँ हर एक सेक्टर में हमने देखा, हर एक मार्केट में हमने ऑब्जर्व किया, तो हमने पाया कि एग्रीकल्चर मार्केट, फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट्स में कुछ फीचर्स वहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन के. इसका मतलब ये कहाँ पे होगा? ये परफेक्ट कंपटीशन होगा वो मार्केट में. देयर आर द फॉर एग्जाम्पल द MR इज इक्वल्स टू MC टू डिसाइड द इक्विलिब्रियम आउटपुट. इक्विलिब्रियम आउटपुट तुम्हारा डिसाइड करता है MR और MC. और टोटल रेवेन्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये डिसाइड करता है आपका ऑपरेटिंग और ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस फर्म इन द शॉर्ट रन. नाउ MC जो है मार्जिनल कॉस्ट, इट मस्ट बी इक्वल्स टू द MR एंड TC इट मस्ट बी इक्वल्स टू TR. ये दो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है. पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज दैट इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे एक इंडिविजुअल फर्म का प्रॉफिट क्या होता है? मैक्सिमाइज हो जाता है. बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उसने अर्न किया हुआ है, उसके अगर एक्स्ट्रा उससे ज़्यादा अगर प्रॉफिट कमाने का सोचेगा तो वहाँ पे उसे लॉस होना चालू हो जाएगा. तो इट इज़ अ फाइनल सिचुएशन, इट इज़ अ फाइनल पॉइंट और फाइनल थिंग वेयर द फर्म, इंडिविजुअल फर्म हैज़ अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट. बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया है, और इससे ज़्यादा अगर बियॉन्ड दिस इफ ही ट्राई टू प्रोड्यूस एंड सेल इनटू द मार्केट, ही विल गोइंग टू सफ़र फ्रॉम द लॉसेस. फिर उसे क्या होगा? लॉस होगा. सो ये होता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बाद में इन द नेक्स्ट चैप्टर. देन व्हेन वी टॉक अबाउट द मोनोपोली, मोनोपोली के एक्सट्रीम केसेस की बात करें तो यहाँ पे मोनोपोली बताने की ज़रूरत नहीं है आपको. सिंगल सेलर्स होते हैं, क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है. द बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन टेक ऑफ अ BMC. The closed substitute is a rare case except the cases like a natural monopoly where the sole supplier is of the government. Example, the BMC supply for drinking water or the railway services by the government of India. In these cases where the public authority is sole supplier of the goods and services, its objective is not a profit but the public welfare. यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर कर रही है, समाज सेवा कर रही है, प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है. बट इफ यू गोइंग टू सी इन केस ऑफ अ प्राइवेट मोनोपोली, in case of a private monopolies, their intention is only to control, to use the monopoly power but not the total control. They are controlling the market. मोनोपोली मार्केट में क्या होता है? फुल कंट्रोल होता है सेलर का, लेकिन उसके भी एक्सेप्शंस हैं. पहले ऐसा होता था कि मोनोपोली मार्केट में जो है एक मोनोपोलिस्ट, एक सिंगल सेलर पूरे मार्केट को कंट्रोल करता था. लेकिन अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? यहाँ पे इंटरफेयर करती है. गवर्नमेंट विल गोइंग टू इंटरफेयर इनटू द मोनोपोली मार्केट. अगर मोनोपोलिस्ट ज़्यादा प्राइसेस चार्ज कर रहा है या फिर एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि मोनोपोलिस्ट जो है, सिंगल सेलर है, ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है जो एक कंज्यूमर के लिए एथिकल नहीं है, तो तुरंत ही क्या कर सकते हो? तुम कंज्यूमर फोरम जाओ, वहाँ पे क्या करो? यू विल गोइंग टू फाइंड द केस अगेंस्ट दैट सिंगल सेलर. गवर्नमेंट विल गोइंग टू रेगुलेट, गवर्नमेंट विल गोइंग टू टेक द एक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर सेलर. सो वो ऑप्शंस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दिया हुआ है बाय रेगुलेटिंग द इंटायर मोनोपोली मार्केट. सो यहाँ पे मोनोपोली नाम की चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में तो उतनी नहीं है. वाई? बिकॉज देयर इज अ कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट based on the degree of the monopoly power. The monopolies may produce the sub-optimum, charge higher prices and earns the supernormal profit and may resort to the price discrimination. मोनोपोलिस्ट ये सब एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं. एक कस्टमर्स को ज़्यादा प्राइस, दूसरे कस्टमर को कम प्राइस चार्ज करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, मार्केट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. उसके बाद जो है तुम्हारे ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं. देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज गवर्नमेंट इनेक्ट द लॉज टू रिस्ट्रिक्ट द मोनोपोली पावर ऑफ अ प्राइवेट इंडस्ट्रीज. जैसे हम बात करें कंज्यूमर फोरम की, हमारे पास कंज्यूमर फोरम है, कंज्यूमर एड्रेसल एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें लगा कोई ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है जो अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा प्राइस चार्ज हो रही है, क्वालिटी नहीं दी जा रही है, क्वांटिटी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो आप? केस करके अपने एक्टिविटीज़, अपने राइट्स का यूज़ कर सकते हो. सो वो एक्टिविटी, वो इनेक्टमेंट जो है वो लॉ दे रही है बहुत सारे कंट्री के
गवर्नमेंट्स ने. एंड द प्राइवेट मोनोपोलीज इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो विद द डिफरेंट डिग्री ऑफ अ मोनोपोली पावर रिक्वायर्स टू फंक्शन मोर लाइक ओलिगोपोली फॉर्म. And thus the monopoly with the 100% control on supply does not exist except in case of a public utility. गवर्नमेंट से बड़ा कुछ नहीं है. प्राइवेट मोनोपोली भले ही तुम टाटा अंबानी हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर भी क्या होता है, गवर्नमेंट है. अगर गवर्नमेंट को लगा कि हाँ रिलायंस वाला है, या फिर गवर्नमेंट को लगा कि कोई और ऐसी कंपनी है जो भी अदर कमोडिटीज़ अदर कंपनी से है, अगर उनको लगा कि हाँ ये क्या कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट कंट्रोल करने की कंट्रोल कर रहे हैं, अगर उन्हें लगा कि ये मार्केट को पूरा कैप्चर कर सकते हैं अनएथिकली, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, नेसेसरी एक्शन लेगी. सो ये है हमारा जो है एक्सट्रीम केसेस ऑफ अ मोनोपोली, जिसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे. एंड दिस इज़ हाउ क्लास वी कंप्लीटेड द लास्ट इंस्टॉलमेंट, और यू कैन से द थर्ड लेक्चर ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर, वेयर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली हमने ख़त्म किया है. तब तक के लिए आप ऑल द 3 लेक्चर्स एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए, एंड देन वी विल गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन. सो बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू.